हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 11वीं का दूसरा लेसन स्वतंत्रता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 11वीं का लेसन 2, जिसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। ये जो है लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकला हुआ है और लीबर का क्या अर्थ होता है, मुक्त या बंधनों का अभाव। जहाँ पे बंधन नहीं है वो क्या है, स्वतंत्रता है। अब जो इसकी परिभाषाएं हैं वो मैं यहाँ पे दो ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीले की परिभाषा बता रही हूँ कि जो स्वतंत्रता है वो अति शासन का विलोम है। मतलब जहाँ पे शासन, अति शासन का क्या मतलब, जैसे तानाशाही वगैरह है, उसका उल्टा है। यानी तानाशाही में क्या होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलती और उल्टा क्या हुआ कि उसको स्वतंत्रता मिलती है। मतलब स्वतंत्रता क्या है, अति शासन यानी तानाशाही का उल्टा है। ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है जेएस मिल की। उसने क्या कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधनों का अभाव है। यानी जहाँ पर प्रतिबंध नहीं है, जहाँ पर कोई बंधन नहीं है, वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता है। अब हम कर लेते हैं धारणाएं। धारणाएं क्या बना रखी हैं कि व्यक्ति पर बाहरी बंधनों का अभाव क्या कहलाता है, स्वतंत्रता है। अब बाहरी बंधन कौन से होते हैं बेटा, बाहरी बंधन में आता है सत्ता यानी राज्य के जो बंधन है वो, यानी व्यक्ति पर अगर राज्य कोई बंधन नहीं लगाता तो वो क्या है, स्वतंत्रता है। व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। धारणा ये भी है कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सके तो वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता। अब इच्छा क्या है, मनमानी, यानी मनमाने तरीके से व्यक्ति अगर कुछ भी करना चाहे और वो कर सके तो उसे लोग क्या मानते हैं, स्वतंत्रता। लेकिन सही मायने में जो स्वतंत्रता का अर्थ है वो क्या है कि व्यक्ति पर उचित प्रतिबंधनों के साथ आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक क्षमताओं का विकास करने की आज़ादी। इसमें क्या है कि जो स्वतंत्रता है वो क्या है कि एक तो उसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी करे, वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। तो उचित जो है प्रतिबंधन होने चाहिए और उसे आत्म अभिव्यक्ति यानी खुद की भावनाओं को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता वो मिलनी चाहिए और रचनात्मक क्षमताएं यानी जो वो कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है, जो उसकी क्षमताएं हैं उनको निखारने के उन्हें अवसर मिलने चाहिए, उनका विकास करने का उसको मौका मिलना चाहिए। वो क्या है, वो आज़ादी है। ये सही मायने में स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं प्रतिबंध क्या है। प्रतिबंध क्या है बेटा, जो राज्य कानूनों के रूप में व्यक्तियों पर लगाती है उसे हम प्रतिबंध कहते हैं। अब प्रतिबंधों की आवश्यकता क्या है, क्यों लगाती है राज्य सरकारें, क्यों व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं करने देती। तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सबसे पहले है अव्यवस्था से बचाओ। अगर कानून नहीं लगते और व्यक्ति अपनी मनमानी कर सकेंगे तो क्या होगा कि जो बलशाली व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्तियों का क्या करेंगे, शोषण करेंगे। कोई किसी को भी मार पीट सकता है, चोरी कर सकता है। ऐसे क्या होगी, एक अव्यवस्था फैल जाएगी। तो उस अव्यवस्था से बचाने के लिए हमें प्रतिबंधों की यानी कानूनों की आवश्यकता है। दूसरा है अनुशासन बनाए रखना। अगर कानून नहीं होंगे तो समाज में अनुशासन नहीं रहेगा। जैसे जो है एक पहले क्या होता था, जंगल राज, वो वहाँ पे कायम हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए और अनुशासन को कायम रखने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता है। न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कमज़ोर है तो उसके साथ जो है कोई भी अन्याय ना हो, तो उस अन्याय से बचाने के लिए भी जो है प्रतिबंधों की आवश्यकता है। क्या है कि अगर ऐसे नहीं हुआ, प्रतिबंध नहीं लगाए तो हर शक्तिशाली, हर बलशाली व्यक्ति क्या करेगा, कमज़ोरों पर राज करेगा। ठीक है, न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसके बाद हिंसा पर नियंत्रण। अगर कानून नहीं हुए तो समाज में हिंसा बहुत फैल जाएगी और हिंसा पर नियंत्रण रखने के लिए जो है प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्यों के कार्यों में भाग लेने की शक्ति क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता। मतलब राज्य में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो सरकार बनाने का है, वो सरकार किस प्रकार बनाई जाती है या क्या क्या उसमें कार्य होते हैं, उन सभी में भाग लेने की जो पावर है उसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले है मत का अधिकार। अगर हम सरकार बनाएंगे तो किसके द्वारा बनाएंगे, मत के द्वारा बनाएंगे। तो इसमें चाहे कोई भी है, चाहे पुरुष है, महिला है या तीसरा जेंडर भी है, तो उन सभी को जो है मत देने का अधिकार है। एक शर्त है कि उनकी जो है आयु 18 वर्ष से ऊपर हो।
अगला है चुनाव लड़ने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है, ये सभी व्यक्तियों का अधिकार है। जो उसकी योग्यताएं दी हैं वो उनको पूरी करनी होती हैं। अगला है सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। अगर सरकार कोई गलत कार्य करती है तो सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वो सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। उसके बाद है विचार अभिव्यक्ति। हर व्यक्ति जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से कर सकता है। अभिव्यक्ति में सिर्फ ये है कि वो दूसरे के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, बाकी वो अपना भाषण देना या कहीं पे जो है समूह या संगठन बनाना, वहाँ पे अपने विचार अभिव्यक्त करना वो कर सकता है। पांचवा है सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। हर व्यक्ति को अगर वो योग्यता रखता है तो वो सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, ये उसको अधिकार दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है बंधनों का अभाव। क्या है कि समझौतावादियों ने ये विचार व्यक्त किए कि मनुष्य पहले भी स्वतंत्र पैदा हुआ और उसे अब भी स्वतंत्र रहना चाहिए। क्या है कि जो रूसो थे वो बहुत बड़े समझौतावादी थे। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु प्रत्येक स्थान पर वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कहने का अर्थ उसका क्या है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में वह राज्य के बनाए हुए कानूनों और समाज के जो नियम हैं उनमें बंध जाता है। राज्य के अस्तित्व से पहले व्यक्ति स्वतंत्र था और उसे अब भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समझौतावादी क्या कहना चाहते हैं कि राज्य का अस्तित्व नहीं था तब भी व्यक्ति स्वतंत्र था और अब भी उसे वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। व्यापारिक क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, अर्थात मुक्त व्यापार। क्या मानते हैं कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो जैसे दार्शनिक ये मानते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यापार कैसा होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि कुछ ही लोगों के हाथों में पूरा व्यापारिक क्षेत्र आ जाएगा। उनके हाथों में उत्पादन के साधन होंगे, उनके हाथों में ही संपूर्ण धन होगा और जो कमजोर व्यक्ति हैं या छोटे व्यापारी हैं वो उनका क्या करेंगे? शोषण करेंगे। ठीक है, ये स्वतंत्रता थी एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के अनुसार, लेकिन आज वर्तमान समय में हम इस स्वतंत्रता को नहीं मान सकते। क्या है वास्तविक स्वतंत्रता? जीवन निर्वाह की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार। हम आर्थिक स्वतंत्रता उसको मानते हैं जो समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपना जीवन जो निर्वाह है उसकी सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। दूसरा क्या है? बिना भेदभाव के कार्य करने का अधिकार। इसमें क्या है कि समाज के अंदर चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, सभी को जो है बिना भेदभाव काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। क्या है कि कई बार जो है समाज के अंदर सुरक्षा नहीं मिल पाती। किनको? महिलाओं को। वो रात की ड्यूटियां करती हैं, वो दिन में जाती हैं, तो उनको एक भय रहता है, तो उनकी जो सुरक्षा है उसका अधिकार भी समाज को देना चाहिए ताकि वो भी आराम से कमा सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। उसके बाद है उचित वेतन प्राप्त करने का अधिकार। कई जगह क्या होता है कि पुरुषों को उसी काम का वेतन अधिक मिलता है और महिलाओं को कम मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी योग्यता है और जितना कार्य है उसके हिसाब से समान रूप से वेतन देना चाहिए। उसके बाद है पांचवा विश्राम का अधिकार। सभी चाहे स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, वो एक निश्चित घंटे ही उनको कार्य के दिए जाएं, क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग उनको बंधुआ मजदूर समझने लगते हैं और निजी सेक्टर में तो ये प्राय होता है। तो ऐसे कानून बनने चाहिए कि कार्य के निश्चित घंटे होने चाहिए और उनको विश्राम का अधिकार मिलना चाहिए। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है कि ऐसा नहीं हो कि जो महिलाएं हैं उनको कम वेतन पे रखा जाए, उनका शोषण किया जाए, या थर्ड जेंडर है उनको समाज में और अलग नज़र से देखा जाए और उनसे काम ज़्यादा करवाया जाए। ये नहीं होना चाहिए। जो शोषण होता है उसके विरुद्ध भी जो है अधिकार बनने चाहिए, मिलने चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है कि किसी भी समाज का व्यक्ति नागरिक होता है, वहाँ जन्म से ही उसे कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या है ये? समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक अधिकार। ये मैंने आपको बताया है कि जिस समाज में व्यक्ति पैदा होता है उस समाज में जन्म के साथ ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और कुछ उसे जन्म के बाद मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और वो अधिकार उसमें सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, जीवन की रक्षा, ये क्या है? एक नागरिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को जो है जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।
ठीक है। अगर कोई इस पे आक्रमण करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, तो उसे अपना जीवन बचाने का जो है अधिकार प्राप्त है। उसके बाद है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को जो है अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अगर उसे सरकार की आलोचना करनी है तो वो आलोचना कर सकता है। अगर उसे समाज के अंदर कोई संदेश फैलाना है, प्रचार करना है, तो वो कर सकता है, सिर्फ जो है उसके विचारों से राष्ट्रीय एकता को खतरा ना हो। तीसरा है संपत्ति खरीदने एवं बेचने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को जो है उस समाज के अंदर संपत्ति खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। चौथा है रहना, खाना, पहनना और जन्म की स्वतंत्रता। क्या है कि जिस समाज में व्यक्ति रहता है वहाँ वो रह सकता है, अपनी मर्जी से खा सकता है, अपनी मर्जी से पहन सकता है और वहाँ पर जो है अपने तरीके से वो रह सकता है। पांचवा है संघ और संस्थाएं बनाने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को जो है संघ या संस्थाएं बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद है शिक्षा की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद आती है व्यापार और नौकरी की स्वतंत्रता। क्या है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से व्यापार कर सकता है और अपनी मर्जी से किसी भी नौकरी में जा सकता है, उसे हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये है आपकी नागरिक स्वतंत्रता। आगे हम पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। क्या है कि हमारा देश तो वैसे ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो है अपने अनुसार धर्म बदल भी सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी धर्म में विश्वास करना जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय का धर्म का है और वो किसी दूसरे धर्म में अगर विश्वास करता है तो उसको ये स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र में दी गई है। किसी धर्म को ग्रहण करना, अगर उस धर्म को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में अगर वो विश्वास करने लगता है और उसको वो ग्रहण करना चाहता है तो ये भी धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म की शिक्षाओं को मानना। अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म का है और दूसरे धर्म की शिक्षाओं को मानता है तो हमारे यहाँ ये भी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो किसी भी धर्म में से विश्वास करना, किसी भी धर्म को ग्रहण करना, किसी भी धर्म की शिक्षाओं को मानना, ये सभी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं। अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, किसी भी धर्म को मानना, किसी भी धर्म में विश्वास करना, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे को ग्रहण करना या किसी भी धर्म की शिक्षाओं को मानना, ये सभी धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या है कि किसी भी धर्म के प्रचार से राष्ट्रीय एकता को खतरा ना हो। मतलब धर्म कोई भी मानो, उसका प्रचार भी करो, लेकिन उस प्रचार के अंदर राष्ट्रीय एकता को खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी राष्ट्र की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि जैसे भारत है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, 200 सालों तक गुलामी सही और काफ़ी आंदोलनों के बाद जो है भारत आज़ाद हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। देखिए, विदेशी नियंत्रण से मुक्ति। जब हमें अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्ति मिली तो हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं कि संविधान का निर्माण करने का अधिकार जहाँ मिल जाता है वहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। दूसरा है स्वशासन। जहाँ पर स्व यानी खुद और शासन मतलब शासन, जहाँ पर खुद का शासन हो वहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अर्थात किसी दूसरी शक्ति का, दूसरे देश का शासन ना हो। अगला है विदेश नीति बनाने। मतलब जब कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र होता है दूसरे देशों के साथ अपनी नीतियाँ बनाने के लिए, तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अगला है स्वतंत्र व्यापार नीति। जब कोई राष्ट्र स्वतंत्र होता है अपनी व्यापार नीतियां बनाने के लिए दूसरे देशों के साथ कि हमें किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पर होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अगला है देश की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्माण। जब कोई राष्ट्र स्वतंत्र होता है अपनी आंतरिक यानी देश के अंदर की नीतियाँ और बाह्य नीतियाँ यानी दूसरे देशों के साथ भी मित्रता का व्यवहार रखना है या दुश्मनी है, जो भी नीतियाँ हैं या व्यापार रखना है रखना, बाह्य नीतियों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो वहाँ क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि जब देश अपने फैसले स्वयं ले सके और अपनी नीतियाँ स्वयं बना सके तो वहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है, निजी स्वतंत्रता। इसके अनुसार जो है व्यक्ति अपने अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार व्यक्ति अपने आप का, अपने शरीर एवं मन का प्रभुत्वशाली स्वामी है। यानी व्यक्ति जो अपने आप का, अपने शरीर के हिसाब का और अपने मन का खुद का स्वामी है, वो उसके अनुसार कुछ भी कार्य
कर सकता है। व्यक्ति से संबंधित कार्यों की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने से संबंधित कार्यों को जो है कर सकता है, उसको इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। शर्त क्या है कि इससे अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो, मतलब व्यक्ति को ऐसे शौक ना हो कि वो दूसरों की स्वतंत्रता का क्या करे, विनाश करे, उनके जो है विकास में बाधक डाले, ऐसी स्वतंत्रता जो है नहीं होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता की धारणाएं क्या है। सबसे पहले आदर्शवादी जो अवधारणा है उसके जो समर्थक हैं हीगल, प्लेटो, बोसांके, ग्रीन और फिक्टे, ये विचारक क्या मानते हैं कि जो कानून के पालन में ही स्वतंत्रता निहित है तथा व्यक्ति का विकास राज्य में ही निहित है। इनके विचार के अनुसार कि व्यक्तियों को जो है अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, अपने अनुसार कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य कर देता है जो दूसरों के लिए अच्छे नहीं होते। तो आदर्शवादियों के अनुसार कानूनों के पालन में ही स्वतंत्रता निहित है और व्यक्ति का विकास कहाँ होगा, राज्य में ही निहित है, क्योंकि राज्य ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। दूसरी जो अवधारणा है वो है व्यक्तिवादी। ठीक है, इसके जो समर्थक हैं वो हैं जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और सिजविक। इनके अनुसार क्या है कि प्रतिबंधों का अभाव है, अर्थात व्यक्ति पर कानून का ही नहीं समाज और नैतिक बंधन भी नहीं होने चाहिए। व्यक्तिवादी क्या मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धिमत्ता है कि उसे जो है राज्य के कानूनों की आवश्यकता नहीं है। वो तो इतना भी कहते हैं कि कानून ही नहीं समाज और नैतिक बंधन भी व्यक्ति के ऊपर नहीं होने चाहिए, व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से बंधनों से मुक्त कर देना चाहिए। तो व्यक्तिवादियों के अनुसार प्रतिबंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। तीसरी जो अवधारणा है वो है उदारवादी अवधारणा। इसके जो समर्थक हैं वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक को क्या है उदारवादी अवधारणा का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ और बेंथम। उदारवादियों का मानना है कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है और मनुष्य द्वारा ही अपने सामूहिक प्रयास से सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया गया है। उनका मानना ये है कि मनुष्य में इतनी बुद्धि थी कि जो राज्य जैसी संस्थाएं हैं वो किसने बनाई, वो व्यक्ति ने ही बनाई है। तो व्यक्ति के ऊपर राज्य कैसे बंधन लगा सकता है। तो इस प्रकार जो है मनुष्य विवेकशील प्राणी है और उसे अपने हिसाब से कार्य कर देना चाहिए। उसके बाद आती है मार्क्सवादी अवधारणा। इसके जो समर्थक लगा लो या जनक लगा लो वो कार्ल मार्क्स थे। उनका कहना था कि जो सच्ची स्वतंत्रता वर्ग भेद की समाप्ति पर ही संभव है। उनके अनुसार क्या है कि समाज के अंदर हमेशा से दो वर्ग रहा है, एक शोषक और एक शोषित। हमेशा ही जो है पूंजीपतियों ने जो है मजदूरों का क्या किया है, शोषण किया है। तो उसने क्या कहा कि जब तक ये वर्ग भेद रहेगा तब तक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता कब होगी, जब ये वर्ग भेद समाज से समाप्त हो जाएगा। यानी व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। मार्क्स ने कहा कि व्यक्ति को राज्य के द्वारा इतनी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपनी मनमानी ना करे, वो अपना सर्वांगीण विकास ही कर सके। तो उसके अनुसार जो है स्वतंत्रता हर व्यक्ति को जो है अपना सर्वांगीण विकास करने की जो स्वतंत्रता है वो है। आगे है हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप क्या होता है, किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना करना। तो ये विचार थे एडम स्मिथ के। उसने क्या कहा था कि राज्य का कार्य कानून बनाकर लोगों के ऊपर बंधन स्थापित करना नहीं है। राज्य के दो ही कार्य हैं, एक सुरक्षा और एक न्याय। यानी राज्य को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और न्याय का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जो है कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय, या हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा के कवच। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की। क्या है कि स्वतंत्रता लोकतंत्र प्रणाली में ही संभव है, क्योंकि इसमें शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। क्या है कि लोकतंत्र का अर्थ ये है, लोक यानी जनता और तंत्र मतलब शासन। जहाँ जनता स्वयं शासन करती है वही अपनी स्वतंत्रता को बचाए रख सकती है। अगर निरंकुश राजतंत्र है या तानाशाही है तो व्यक्ति का जीवन क्या है, शासकों की दया दृष्टि पर ही निर्भर करता है। मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दूर, वो क्या है कि जो निरंकुश राजा है या तानाशाह है उसकी दया दृष्टि पर ही व्यक्ति का जीवन चलता है। मतलब स्वतंत्रता वहाँ पर संभव नहीं है। दूसरा है मौलिक अधिकार। ये वो सामाजिक अधिकार हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास
कर सकता है। भारत में भी जो है संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें क्या है कि जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें क्या है कि 5 अधिकारों की सुरक्षा की गई है। इसमें क्या बताया गया है कि ये संवैधानिक उपचारों के साथ संविधान में भी वर्णित है। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ संविधान में वर्णित नहीं होती उनको सरकार नहीं मानती, इसलिए इसमें क्या दिया गया है कि संविधान में 6 मौलिक अधिकार अंकित है और जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो भी इसके अंदर लिखा गया है, ताकि कोई भी सरकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। मतलब कोई भी सरकार हो उसे ये जो मौलिक अधिकार है मानने ही पड़ते हैं, और इससे क्या होती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित रहती है। तीसरा है कानून का शासन। कानून का शासन क्या होता है कि कानून के अनुसार शासन करना। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है तभी तक संभव है जब तक कानून का शासन है। अगर शासन निरंकुश है, राजतंत्र है या तानाशाह है तो जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि जो कानून का शासन है उसकी नज़र में सभी समान होते हैं। वो किसी भी आधार पर, जैसे जन्म है, धर्म है, जाति है, लिंग है, उनके आधार पर वो व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। अगर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा तो वो स्वतंत्र रूप से अपना जो है व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है कि न्यायपालिका क्या करती है, वो न्याय करती है। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो और वो कार्यपालिका और विधान पालिका के अधीन हो तो वह स्वतंत्र रूप से न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि वो फिर जो सरकार है उसके अधीन आ जाती है और सरकार के अनुसार ही उसे फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए जो है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, कार्यपालिका और विधान पालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। जज स्वतंत्र रूप से फैसले तभी कर सकेंगे जब वे सरकार के बंधनों से मुक्त होंगे। ठीक है, कोई भी जज है अगर वो सरकार के बंधन में है तो वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकता, वो न्याय उचित रूप से नहीं कर सकता। इसलिए स्वतंत्रता तभी निहित है जब हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। अगला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो स्वतंत्रता कब सुरक्षित है, स्वतंत्रता तभी सुरक्षित है जब शक्तियों का विभाजन होगा। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्तियां दे दी जाएंगी तो वो तानाशाह हो जाएगा और वो अपनी मनमानी करेगा। देखिए, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण केंद्र, प्रांतीय सरकार और स्थानीय संस्थाओं में विभाजित कर देना चाहिए। अगर शक्ति एक स्थान पर केंद्रित होगी तो शासन निरंकुश हो जाएगा। मतलब क्या है कि शक्तियों को केंद्र, प्रांत और स्थानीय संस्थाओं में विभाजित करना चाहिए ताकि वो लोगों का विकास करने में सक्षम हो। उसके आगे है स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस। स्वतंत्रता को बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है प्रेस। प्रेस क्या होती है, मीडिया। ठीक है, प्रेस होते अखबार। तो इसमें क्या है कि जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं है, अगर वो सरकार के अधीन है तो वो खबरों को जो है सरकार के अनुरूप ही अखबारों में या जो है न्यूज़ में देगी। इससे क्या होगा कि लोगों को सच्चाई का पता नहीं लगेगा, तो कहीं पर भी स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। यदि प्रेस जो है स्वतंत्र और ईमानदार है तो व्यक्ति स्वतंत्रता संभव है, क्योंकि प्रेस द्वारा ही देश और दुनिया की सच्ची घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। अगर दूर दराज बैठे व्यक्तियों में किसी की स्वतंत्रता का हनन होता है और प्रेस ने उसे दिखाया है तो सभी व्यक्ति जो उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रेस का बहुत ही बड़ा महत्व है स्वतंत्रता को बनाए रखने में। उसके बाद आती है जागरूकता। जागरूकता क्या है, ये सबसे मेन चीज जागरूकता ही है स्वतंत्रता को बचाने में। क्या है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित तब तक हम नहीं रख सकते जब तक व्यक्ति स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि दूसरी संस्थाएं, दूसरी जो अभिकरण है वो तभी जो है सहायता कर सकेंगे जब हम खुद जागरूक होंगे, हम स्वयं जो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए जागरूकता इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।